आर स्टूडियो का जो लेटेस्ट वर्जन है वो रिलीज़ हो चुका हुआ है। आप लोग को जब भी टाइम मिले तो आप उसको जो है वो साथ अपडेट कर लीजिएगा। प्रीवियस क्लासेस में हमने चैट जीपीटी को यूज़ करके हमने प्रैक्टिस की कुछ ग्राफ्स प्लॉट्स क्रिएट करने की। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो डाटा सेट के हवाले से है कि डाटा सेट किस तरह अरेंज करना है। यानी जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें किस तरह का डाटा सेट का सामना करना पड़ता है। तो इनमें से कुछ कैटेगरीज मैं आपके सामने लिखता हूँ। सबसे पहले जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं, रॉ डाटा जिसे हम कहते हैं ना, रेप्लिकेटेड डाटा। बाज़ का तो ऐसा होता है कि आपने रेप्लिकेटेड डाटा के ऊपर मीन निकाली होती है, तो उसे आप एवरेज डाटा भी कह सकते हैं या मीन डाटा भी कह सकते हैं। इस फॉर्म में भी आपके पास डाटा होता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि लॉन्ग फॉर्म और वाइड फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म में भी आपके पास डाटा अवेलेबल होता है और वाइड फॉर्म में भी होता है। फिर उसके बाद कुछ डाटे के अंदर जैसे कि मिसिंग वैल्यूज़ हैं। यानी जो मिसिंग वैल्यू वाला डाटा है ये रेप्लिकेटेड भी हो सकता है। रेप्लिकेटेड डाटा में भी मिसिंग वैल्यू हो सकती हैं। मेन डाटा में भी जो है वो मिसिंग वैल्यू हो सकती हैं। लॉन्ग फॉर्म वाले डाटा में भी मिसिंग वैल्यू हो सकती हैं और वाइड फॉर्म वाले डाटा में भी मिसिंग वैल्यू हो सकती हैं। जब भी आप एनालिसिस रन करते हैं तो ये चार तरह का डाटा आप यूज़ करते हैं, पांच तरह का डाटा। ये मैं इसकी टर्मिनोलॉजी की तरफ नहीं जा रहा, बिल्कुल आसान अल्फाज में आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि इस तरह का हमारे पास डाटा होता है। इसकी डाटे को टेक्निकली हम क्या कहेंगे, हम उस कैटेगरी में भी नहीं जा रहे। हम सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्योंकि हमने ये डाटा देखा है और इसको हमें पता होना चाहिए कि इसको हमने किस तरह अरेंज कर। रेप्लिकेटेड डाटा पहले हम देखते हैं। आप लोग फाइकस की फाइल को इंपोर्ट करें। जब फाइल को इंपोर्ट करने के बाद सबने फाइल इंपोर्ट कर ली है। ये अब आपने स्टेप मेरे साथ परफॉर्म करने हैं वन बाय वन। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली साथ साथ रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ओके। अच्छा, अब अगर आप इस डाटे को देखें, एंड वाले कॉलम पे स्पीशीज S1 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 S1, और ये S1 तकरीबन 50 दफ़ा है। इसका मतलब यह है कि S1 का जो डाटा है हमारे पास वो 50 बार लिखा हुआ है। तो ये वाला डाटा जो है ये हमारे पास रेप्लिकेटेड डाटा है। मोस्टली जो आपके पास रॉ डाटा होता है वो रेप्लिकेटेड डाटा की फॉर्म में होता है। अब इस डाटे को हम एवरेज डाटे में कन्वर्ट करेंगे। देखें, जब हम किसी और टूल पे एनालिसिस कर रहे होते हैं तो बाज़ का तो हमें मेन डाटा चाहिए होता है, बाज़ का तो हमें रॉ डाटा चाहिए होता है। लेकिन आर में ये क्वालिटी है, आप इसको रॉ डाटा प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले रॉ डाटा को मेन डाटा में कन्वर्ट करेगा, फिर मेन डाटा के ऊपर आगे एनालिसिस परफॉर्म करेगा। और अगर आप उसको मेन डाटा प्रोवाइड करेंगे तो एक स्टेप स्किप कर देगा,
ये मीन डाटा के ऊपर आगे एनालिसिस परफॉर्म करेगा। एक और चीज़ कि जब आपको स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालनी है या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक फाइंड करनी है, तो उस वक्त आपको रॉ डाटा रिक्वायर्ड होता है। क्योंकि जो स्टैंडर्ड एरर मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपकी रेप्लिकेटेड डाटा पे निकलती है। मेन डाटा पे आपके पास एक ही वैल्यू होती है, उसमें फिर एरर के चांस नहीं होते, वो सिंगल मेन वैल्यू होती है। तो वहाँ पे आपका जो एरर ज़ीरो आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ज़ीरो आएगी। तो जब भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन या एरर निकालना है तो उसके लिए आपके पास जो डाटा है वो रेप्लिकेटेड होना चाहिए। उसके बाद आते हैं एवरेज डाटे पे, यानी ये रेप्लिकेटेड डाटा आपने देख लिया। अब आते हैं एवरेज डाटे पे। अब मैं इसी डाटे को एवरेज डाटे में कन्वर्ट करता हूँ। अब एवरेज डाटा दो तरह से कन्वर्ट होगा, देखिएगा। क्योंकि जब आप इस पे वर्क करेंगे तो बहुत से लोग ये छोटी सी गलती करेंगे। मैं इस डाटा का एसटीआर करता हूँ। एसटीआर फाइकस। आप लोग भी एसटीआर करें, फाइकस करें और इसको रन करें। आपके पास एसटीआर आएगा। एसटीआर को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप चैट जीपीटी ओपन करें। इस डाटे को यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब पहले आप एक लाइन लिखें, आई वांट टू कैलकुलेट मीन ऑफ दिस डाटा सेट इन आर। ये लाइन आपने लिखनी है कि मैं इस डाटा सेट का जो है वो मीन निकालना चाह रहा हूँ या निकालना चाह रही हूँ। इसको मैसेज को सेंड करना है आपने। जैसे आप मैसेज सेंड करेंगे, आपके पास इंस्ट्रक्शन आएंगी पहले, उसके बाद कोड आएगा। ठीक है, कोड के बाद दोबारा इंस्ट्रक्शन आएंगी कि कौन सा वर्ड क्या कह रहा है। अभी क्या है, टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द न्यूमेरिक कॉलम्स इन द फाइकस डाटा सेट यू कैन यूज समराइज फंक्शन फ्रॉम द डीप्लेयर पैकेज। यानी इसने हमें पैकेज भी बता दिया, फंक्शन भी बता दिया। तो आप में से बहुत से लोगों के जहन में ये क्वेश्चन था स्टार्ट में कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इस एनालिसिस के लिए हमने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हर पैकेज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो कौन सा फंक्शन हमने यूज़ करना है उस एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे देखें, चैट जीपीटी आपको पहले आंसर ही इन दो बातों का देता है कि यहाँ पे आपने पैकेज कौन सा यूज़ करना है और फंक्शन कौन सा यूज़ करना है। पैकेज है डिप्लेयर, डिप्लेयर के अंदर एक फंक्शन है समराइज का। मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आर पे आए, पेस्ट करें इसको और इस मैसेज को रन कर दें। अब ये कह रहे कोड नॉट फाइंड फंक्शन परसेंटेज प्लस परसेंटेज, ये वाला फंक्शन। ये वाला जो फंक्शन है ना, इसे हम कहते हैं पाइप ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नाम है पाइप ऑपरेटर। यानी ये एक कोड को दूसरे कोड के साथ जोड़ता है, एक के रिजल्ट को दूसरा, दूसरा जो स्क्रिप्ट है, दूसरा कोड है, वो इसको यूज करता है। तो इसे हम कहते हैं पाइप ऑपरेटर। इसको रन करते हैं। अगेन, अगेन ये कह रहा है जी फंक्शन नॉट फाउंड। इसका मतलब है कि ये वाला जो फंक्शन है ये डिप्लेयर पैकेज में है। पहले हमने डिप्लेयर पैकेज को रन करना है। अब दोबारा इसको रन करते हैं। अब ये कोड रन हो गया है और इसकी समरी देख लेते हैं। ये इसकी समरी आ गई है। आप लोग इस स्टेप तक रन करें। अब जब ये इस तरह आप रन करेंगे, अब देखें
यहाँ पे आपके पास एक मीन वैल्यू शो हुई है, इसने सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा यूज़ किया है। यानी पेट्रोल विड्थ की जितनी मीन वैल्यू थी उसने आपको शो कर दी, जितनी जो है वो सेपल लेंथ की मीन वैल्यू थी वो आपको शो कर दी, और एक रो में आपको इसका आंसर मिला। यहाँ तक सब लोग डन करें। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपने फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लिया होगा। फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट करने के बाद आप में से बल्कि कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करें। मसूद अहमद साहब या डॉक्टर नाइला इरम, आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर कीजिएगा। मैंने स्क्रीन लॉक की है, एंड स्क्रीन शेयर करें। फाइकस की फाइल आपके पास इंपोर्ट है, ठीक है। आप ये जो एस टी आर है, ये नीचे स्क्रीन नंबर 2 में, इसको कॉपी करें। यस। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे आए। बाकी लोग भी काइंडली ये स्टेप फॉलो कर लें। ठीक है, ये आपने पहले भी लिखा हुआ है, बल्कि ये कोड आपके पास जनरेट हो चुके हैं। आप इसको ना, ये ऊपर वाला कोड कॉपी करें। ये आपके पास, आपने कोड रन किया हुआ है पहले। कोड को कॉपी करें। नहीं, ये ऊपर कॉपी कोड का बटन है। पेस्ट करें यहाँ पे, स्क्रीन नंबर 1 में। ठीक है, ये रन करें। लाइन नंबर 5 से स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। सिर्फ रन के बटन पे आपने क्लिक करना है। ये आपने रन नहीं किए, कुछ कोड आपने मिस कर दिए हैं। आप लाइन नंबर 5, 6, 7, 8 ये सारी रन करनी है आपने, क्योंकि आपको जो उसने कोड राइट करके दिया है वो हर कॉलम के लिए अलग अलग कोड राइट करके दिया है। आप सिर्फ नेक्स्ट का बटन प्रेस करते रहें, कोड खुद बहुत ही मूव कर जाएगा नीचे। ठीक है। अब देखें, सेम उसने आपको भी जो है वो मेन वैल्यू फाइंड करके दी है, लेकिन थोड़ा सा कोड डिफरेंट है आपका और मेरे वाला। आपको उसने सिर्फ स्क्रीन नंबर 2 पे रिजल्ट शो किए हैं, और हर कॉलम का रिजल्ट अलग से बना के दिया। मुझे उसने तमाम कॉलम का रिजल्ट एक ही फाइल में बना के दिया। ठीक है। ओके। मसूद अहमद साहब, आपका भी क्लियर हो गया। और बशीर हुसैन साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका चैट जीपीटी वाला इशू था। बशीर हुसैन साहब स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अगर इशू रिजॉल्व हो गया तो आप चैट में डन टाइप कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि इसने हमें जो मीन निकाल के दी है ना, वो इसने निकाल के दी है। ये देखें, पेटल विड्थ की
पेटल लेंथ की, सेपल विड्थ की, सेपल लेंथ की। जब अगर हम ओरिजिनल डाटा देखें, यहाँ पे देखें, हमारे पास मीन होनी चाहिए थी S1 की, S2 की, S3 की। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन के बजाय तीन लाइनें होनी चाहिए थी। ये जो पहली लाइन थी, ये S1 की मीन होनी चाहिए थी, सेकंड लाइन में S2 की मीन, और थर्ड लाइन में S3 की मीन, यानी इस तरह तीन लाइनें हमारे पास होनी चाहिए थी। ये S1, S2, S3, ये तीन लाइनें हमारे पास शो होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह के रिजल्ट शो में, क्योंकि हमने चैट जीपीटी को सही तरह समझाया ही नहीं। हमने उसको सिंपल कह दिया कि हमें मीन वैल्यू चाहिए, उसने हमें इसकी मीन वैल्यू फाइंड करके दे दी। अब हम दोबारा चैट जीपीटी पे आते हैं, उसको दोबारा थोड़ा सा समझाते हैं। उसे कहते हैं कि थैंक्स, बट आई वांट टू कैलकुलेट मीन ग्रुप्ड बाय स्पीशीज। अगर आप स्पीशीज की बेस पे ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं तो उसको बताएं कि जो है वेरिएबल की कॉलम की बेस पे ग्रुपिंग नहीं करनी, स्पीशीज की बेस पे ग्रुपिंग करनी है। ये लाइन आपने राइट करनी है और सेंड कर देनी है। अब यहाँ पे देखें, अब दोबारा इंस्ट्रक्शन में, टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द न्यूमेरिक कॉलम्स ग्रुप्ड बाय स्पीशीज यू कैन मॉडिफाई द प्रीवियस कोड यूजिंग द ग्रुप बाय। पहले उसने कौन सा फंक्शन यूज किया था? समरी, समराइज। ये भी डिप्लेयर का फंक्शन है, ठीक है। कॉपी, आर पे आए, यहाँ पे इसको पेस्ट करें और रन करें। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जो टेबल बना है, अब ये टेबल हमारा ठीक है। ये देखें, S1 की मीन, S2 की मीन, S3 की मीन। इस कोड में इसने हमें S1 S2 को इग्नोर कर दिया, सिर्फ कॉलम की मीन निकाल के दी है। इसमें कॉलम वाइज भी मीन निकली है, और रेप्लिकेट सॉरी रो वाइज भी इसकी मीन निकली है। यहाँ तक सब लोग जो है वो डन कर लें। अब ये वाला जो आपके पास डाटा सेट है ना, ये है एवरेज डाटा सेट। अब अगर मैं ऐसे कहता हूँ, आई नीड स्टैंडर्ड डेविएशन आल्सो, इसने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो है ना वो फार्मूला ऐड कर दिया। कॉपी, ठीक है। अब देखें, इसने पहला कॉलम मीन का, दूसरा कॉलम स्टैंडर्ड डेविएशन का, पेटल विड्थ। टेबल आपके पास बना बनाया आ गया। ये देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन। अब अगर आप चाहते हैं कि एरर भी निकालें, थैंक्स, नो, आल्सो एट स्टैंडर्ड एरर,
अब ये देखें स्टैंडर्ड एरर के लिए इसने फार्मूला हमें दे दिया कि ये फार्मूला ऐड करना है इसमें, और ये फार्मूला इसने ऐड कर दिया हर वेरिएबल के साथ। अब हम मेन ये वाला जो डाटा है हमारे पास, ये स्टैटिस्टिक वाला डाटा है, यानी एवरेज डाटा है। रेप्लिकेटेड डाटा के ऊपर जब हम स्टैट लगा देंगे तो वो हमारा स्टैटिस्टिक डाटा बन जाएगा। ये देखें, अब इसने हमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, फिर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर। इसी तरह आप जो जो वैल्यूज आप ऐड करते जाएंगे आपके पास वो टेबल बनता जाएगा। अब यहाँ पे एक और, अब आप चाहते हैं कि आपने ये वाला टेबल जो है ना, ये आप इसको सेव करना चाह रहे हैं एक्सेल में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको कॉपी करके एक्सेल में लेके जाएंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी, बहुत सारे इश्यूज होंगे, आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा, वन बाई वन करके ये एक्सेल में पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने एक लाइन टाइप करनी है, थैंक्स, नो आई वांट टू सेव दिस रिजल्ट्स इन एक्सेल फाइल। अब ये देखें, ये आपको एक्सेल की फाइल में राइट करके देगा। राइट करने के लिए आपको ओपन एक्स एल एस पैकेज रिक्वायर्ड है, जो कि जिस तरह पहले ज़माने में सीडी राइट करते थे ना, ये कुछ अर्सा पहले सीडी राइट का रवाज था यूएसबी से पहले। तो ये एक्सेल, ये जो ओपन एक्सेल है ना, ये भी हमें हमारा जो डाटा है वो एक्सेल के ऊपर राइट करके देगा। इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद स्क्रिप्ट पे आए, पेस्ट करें, और मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है, मैं इसको रन करता हूँ। और यहाँ पे अगर आप फाइल्स पे क्लिक करें तो ये देखें मेरे पास फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है, पाइकास्टैट ग्रुप के नाम से। मैं अगर इसको व्यू कर लेता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास जो है वो टेबल एक्सेल की फाइल में बना बनाया शो हो गया। हमें ये टेबल एक्सेल की फाइल में कॉपी भी नहीं करना पड़ा, ना ही इसमें कुछ चेंज ही करना पड़ी, ये बना बनाया हमें जो है वो टेबल मिल गई। यहाँ तक सब लोग जो है वो डन कर लें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूँ। दो तरह के डाटा सेट आपने देख लिए, एक मेन डाटा सेट और एक रेप्लिकेटेड डाटा सेट। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, मोहम्मद मनसब साहब, लास्ट स्टेप में आपने चैट जीपीटी को ये कहना है कि आप अपनी फाइल को, जो आपके पास रिजल्ट आए हैं, उसको आप एक्सेल में सेव करना चाह रहे हैं। ये देखिए, आपने ये लाइन राइट करनी है, थैंक्स, नो आई वांट टू सेव दिस रिजल्ट इन एक्सेल फाइल। आपने उसको ये बताना है कि अब आप इसको एक्सेल की फाइल में सेव करना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट हैं वो एक्सेल की फाइल में सेव हो जाएंगे। यहाँ तक सब लोग डन कर लें।
आप लोगों के माइक ओपन है, अगर इस स्टेप तक आपको कोई कन्फ्यूजन है, इस स्टेप की समझ नहीं आई, तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। शुरू में हम बात कर रहे थे डाटा टाइप्स के हवाले से। तो अब है वाइड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म, ये क्या चीज़? आपके पास जो फाइकस वाली ओरिजिनल फाइल है, अगर इसको आप देखें, अगर आपके पास इस तरह डाटा सेट हो कि हर वेरिएबल, हर ट्रेट का डाटा एक अलग कॉलम में हो, जिस तरह पेटल विड्थ के लिए अलग कॉलम है, पेटल लेंथ के लिए अलग कॉलम है, सेपल विड्थ के लिए अलग कॉलम है, और सेपल लेंथ के लिए अलग कॉलम है, इस टाइप को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। लेकिन अगर आपके पास ऐसा हो, ये बजाय 5-6 कॉलम होने के आपके पास 2 कॉलम हो, 3 कॉलम हो, एक में लिखा हो स्पीशीज, यानी S1 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 S2 S2 S2, दूसरे में हो ट्रेड्स, ये सारी ट्रेड्स एक ही कॉलम में हो, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हों, इसको हम कहते हैं वाइड फॉर्म। अगर आपके पास हर वेरिएबल, हर ट्रेड का अलग कॉलम हो, तो उसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। अगर इन चारों ट्रेड्स को एक ही कॉलम के अंदर रख दें, तो ये बनेगी वाइड फॉर्म। और अगर ये अलग अलग हो, तो वो लॉन्ग फॉर्म। हर कॉलम, हर ट्रेड अलग कॉलम के अंदर हो, तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। और अगर हर सॉरी और अगर ये तमाम वेरिएबल्स एक ही कॉलम के अंदर हों, तो उसे हम कहेंगे वाइड फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म और वाइड फॉर्म, ये भी आपको ने लॉन्ग फॉर्म की जो स्ट्रक्चर है वो देखा है। अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं वाइड फॉर्म में। सर ये लॉन्ग फॉर्म और वाइड फॉर्म ये किस सूरत में हम यूज करेंगे, कौन कौन से ये क्यों उसको चेंज करेंगे? जी सर, बताता हूँ मैं आपको ना। ठीक है सर। ये अभी पहले देख लेंगे वाइड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म में फ़र्क क्या है। अब हम इस डाटे को कन्वर्ट करते हैं लॉन्ग फॉर्म में। मैं एस्टीआर करता हूँ इसका, एसटीआर फाइकस, इसको रन किया, कॉपी करें और चैट जीपीटी पे आ गए। यहाँ पे डाटा पेस्ट करना है और उसको बताना है कि आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू वाइड फॉर्म। सॉरी, मैंने ना आपको थोड़ा सा शायद गलत बता दिया। ये डाटा जो है वाइड फॉर्म में है, ठीक है। इस तरह जब आपके पास डाटा होगा ना, ये वाइड फॉर्म में होगा, और जब ये 3 कॉलम में आएगा तो वो लॉन्ग फॉर्म में होगा। यानी आपने इसको बताना है कि लॉन्ग फॉर्म में आपने इस डाटे को कन्वर्ट करना। इसके लिए बता रहा है कि टाइटल
पैकेज यूज होगा और इसका जो फंक्शन यूज हो रहा है पाइवेट लॉन्गर। इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइडर पैकेज है, ये आपने देखा होगा कि जब हम डाटे को हैंडल कर रहे हैं, डाटे को आगे पीछे कर रहे हैं, इसका जो है वो मेन निकाल रहे हैं, उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइडर पैकेज यूज हो रहा है। इसका मतलब डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए टाइडर वाला जो फंक्शन है, पैकेज है, यूज होता है। इसको कॉपी करें, आर पे ले आए। यहाँ पे एक चीज़ दोबारा क्लियर कर लीजिएगा, ये जो मैंने आगे आपको पहले फॉर्म दिखाई है, ये वाली, ये मैंने आपको गलती से इसको मैंने कह दिया कि ये लॉन्ग फॉर्म है। ये एक्चुअली वाइड फॉर्म है, ठीक है। यानी वाइड फॉर्म में डाटा है, फैला हुआ है। और जब हम इसको एक ही कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये लॉन्ग फॉर्म में होगा। अब हमारे पास फाइकस लॉन्ग के नाम से देखें फाइल शो होगी है। वाइड फॉर्म में हमारे पास 150 ऑब्जर्वेशन है और 5 वेरिएबल्स। लॉन्ग फॉर्म में देखें 600 ऑब्जर्वेशन हो गए हैं और 3 वेरिएबल्स हो गए हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये देखें, स्पीशीज, मेजरमेंट्स, इसने यहाँ पे मेजरमेंट दे दिया है। अगर हम कोड में एडिट कर लें, यहाँ पे मेजरमेंट के बजाय अगर हम ट्रेड्स लिख लेते हैं, करेक्टर लिख लेते हैं, तो वहाँ पे आपको ट्रेड्स शो होंगे। ये देखिए, अब ये ट्रेड्स की हेडिंग जो है वो सारी एक कॉलम के अंदर आ गई और वैल्यूज एक कॉलम के अंदर आ गई। इसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। यानी आपका डाटा जो है वो लेंथ वाइज इंक्रीज हो गया। और अगर ये विड्थ वाइज इंक्रीज हो तो इसे हम कहते हैं वाइड फॉर्म। तो क्वेश्चन ये है नेक्स्ट के, लॉन्ग फॉर्म को हम कब यूज करेंगे और वाइड फॉर्म को हम कब यूज करेंगे। अगर तो आपने सिंगल वेरिएबल के ऊपर वर्क करना है, मसलन कुछ एनालिसिस ऐसे हैं जैसा कि अनोवा, बेसिक ग्राफ, जिस तरह के बार ग्राफ, या जो स्टार्ट में हमने वन वेरिएबल के ऊपर ग्राफ क्रिएट किए थे ggplot2 को यूज करके, तो वहां पे हमने एक एक वेरिएबल यूज किया था। अगर वही प्लॉट आप मल्टीपल वेरिएबल के ऊपर क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि रियल डाटे में रियल जो ग्राफ हमारा होता है उसमें जब हमने पब्लिश करना होता है, वहां पे हर वेरिएबल का ग्राफ अलग नहीं बनेगा, वो एक ही ग्राफ में तमाम वेरिएबल शो हो रहे होते हैं। उस तरह का एनालिसिस करने के लिए हमें लॉन्ग फॉर्म रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप वन बाय वन वेरिएबल के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, यानी स्पीशीज का इफेक्ट आप सैंपल लेंथ पे चेक करना चाह रहे हैं बस, फिर आप वाइड फॉर्म ही यूज करेंगे। लेकिन जब आप चाह रहे हैं कि स्पीशीज का इफेक्ट ये इन सारे वेरिएबल्स के ऊपर चेक हो, फिर आपने अपने डाटे को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये सिर्फ कुछ बेसिक एनालिसिस हैं, जैसे अनोवा है, टी टेस्ट है, या बेसिक ग्राफ जो हैं, इनके लिए रिक्वायर्ड है। अदरवाइज आपका जो वाइड फॉर्म वाला डाटा है, बाकी एनालिसिस उसके ऊपर इजीली डन हो जाते हैं। अब मैं इसे कहता हूँ कि थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट बार ग्राफ विद स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखें वो लॉन्ग फॉर्म हमारा डाटा यूज कर रहा है। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और रन करते हैं। अब ये कह रहा है फाइकस समरी नॉट फाउंड। इसका मतलब हमारा ये वाला कोड रन नहीं हुआ। मस्ट ग्रुप बाय वेरिएबल्स फाउंड इन डाटा, कॉलम मेजरमेंट इज नॉट फाउंड। अब ये कह रहा है कि आपका जो कॉलम है ना मेजरमेंट वाला, ये मेरे पास नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी ने हमें जब कोड जनरेट करके दिया था तो वहां पे मेजरमेंट था, हमने इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया था,
ट्रेड्स। हम यहाँ पे दोबारा जो कोड था जिसमें हमने इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट किया है, यहाँ पे ट्रेड्स के बजाय दोबारा मेजरमेंट करेंगे, या आप ने जो भी कोड जनरेट किया है उसमें आप लोग जो है वो ट्रेड्स कर लें। दो ऑप्शन है हमारे पास। तो हमारे पास एक को ठीक करना आसान है, हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे मेजरमेंट लिखा हुआ है। और अगर आपका कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, आप लिखना ही वही चाह रहे हैं, क्योंकि आपके ग्राफ की रिक्वायरमेंट है या आपके डाटा की रिक्वायरमेंट है, तो आपने फिर बाकी भी चेंज करना है। मैं यहाँ से ट्रेड्स को रिप्लेस कर देता हूँ मेजरमेंट के साथ। इसको रन करते हैं। ये देखिए, अब इसने मुझे मल्टीपल वेरिएबल के ऊपर प्लॉट क्रिएट करके दिया है, और विद स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ ये एरर बार भी इसने लगा दी है। अब हम आते हैं मिसिंग वैल्यूज की तरफ। सर इसको थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, काइंडली इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, सॉरी। कौन सा स्टेप? सर यही कि हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन बनाएंगे वो लॉन्ग फॉर्म पे बनाएंगे या फिर वाइड फॉर्म पे बनाएंगे? हाँ, अच्छा, ये जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, ये वाइड फॉर्म में भी निकल आएगी, लॉन्ग फॉर्म में भी निकल आएगी। ये देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन का उसने हमें निकाल के दे दिया है। अब अगर आप इस डाटे को यूज़ करेंगे ना, तो आपको इसको में भी लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट ना करना पड़े, क्योंकि ये आपने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। लेकिन अगर आपके पास रेप्लिकेटेड डाटा है, बल्कि इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हर कॉलम जो है वो अलग अलग शो कर रहा है। अगर आप इसकी समरी चेक करें, ये देखें, ये लॉन्ग फॉर्म में अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड हुई है पहले, ठीक है। मेन स्टैंडर्ड डेविएशन, हर वेरिएबल की स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कैलकुलेट हुई है। इसने देखें मीन फाइंड किया पहले। मीन फाइंड करने के बाद इसने जो है वो वर्क किया। अब देखें, S1 पेटल लेंथ, S1 पेटल विड्थ, S1 सेपल लेंथ, S1 सेपल विड्थ, इन चारों की इसने जो है वो पहले मीन फाइंड की, फिर इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की। तो जब भी आपने मल्टीपल वेरिएबल के लिए ग्राफ क्रिएट करना है, उसके लिए आपने उसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बाकी जितने भी एनालिसिस हैं, PCA है, कोरिलेशन है, हीट मैप है, उनमें से किसी में भी आपने लॉन्ग फॉर्म में इसको यूज़ नहीं करना, वाइड फॉर्म में ही डाटा एनालिसिस हो जाएगा। ये सिर्फ अनोवा के केस में, या जब आप बाहर ग्राफ बनाएंगे मल्टीपल वेरिएबल में। बल्कि आपको ChatGPT को ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि आप इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करें। आपने प्रीवियसली ये प्लॉट क्रिएट किए हुए हैं, तो अगर आप वो वाला कोड जाके देखें, ChatGPT ने ऑटोमेटिकली खुद से जो है वो सुजेस्ट करके खुद से उसने लॉन्ग फॉर्म का फार्मूला आपके कोड में ऐड किया होगा, तभी आपके पास मल्टीपल वेरिएबल का प्लॉट क्रिएट हुआ है। तो ये जब आप रेप्लिकेटेड डाटा बताएंगे ChatGPT को, और उसको बताएंगे कि मैंने मल्टीपल वेरिएबल के लिए प्लॉट क्रिएट करना है, तो वो पहला स्टेप आपके डाटे को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद आपको जो है वो प्लॉट क्रिएट करके देगा। जी सर, क्लियर हुआ है? हेलो? यस सर, क्लियर क्लियर है, ओके। क्लियर सर। ओके। थैंक अच्छा, यू। नेक्स्ट है मिसिंग वैल्यूज़ का। मिसिंग वैल्यू को मोस्टली जो है वो डील किया जाता है एवरेज वैल्यू के साथ। अगर आपके डाटे में कहीं मिसिंग वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वैल्यू नहीं है, ठीक है, एक आध वैल्यू मिस है, तो जब हम इसका STR करेंगे, STR करने के बाद हम ChatGPT को बताएंगे कि इस पे मैंने जो है ना वो बार ग्राफ बनाना है, या कोरिलेशन एनालिसिस, कोई भी एनालिसिस आपने परफॉर्म करना है,
तो आप चैट जीपीटी को बताएंगे और उस डाटा का एसटीआर प्रोवाइड कर देंगे। चैट जीपीटी आपको उस एसटीआर के मुताबिक स्क्रिप्ट राइट करके देगा। वो स्क्रिप्ट जब आप आर में रन करेंगे तो आर आपको एरर दे देगा मिसिंग वैल्यूज का, कि आपके डाटे में कोई वैल्यू ऐसी हैं जो मिस हैं। आपने वो एरर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वो आप चैट जीपीटी को बताएंगे। चैट जीपीटी क्या करेगा, उस मिसिंग एरर को फाइंड करेगा। एक तो वो आपको बताएगा कि आपके डाटे में मिसिंग वैल्यूज कितनी है और कहाँ कहाँ पे हैं। दूसरा, मिसिंग वैल्यू को डील कैसे करना है। मोस्टली जो मिसिंग वैल्यू को डील किया जाता है वो एवरेज वैल्यू लगा के। मसलन अगर आपके पास ये S1 की 4 वैल्यूज हैं, S1 पेटल विड्थ, फिर इसी तरह S2 पेटल विड्थ, S3 पेटल विड्थ। तो S3 की जो है ना वो S1 की अगर 50 हैं तो 50 में से 3 वैल्यू मिस हैं। तो चैट जीपीटी उसको एवरेज निकाल के वहां पे एडजस्ट कर देती है। कुछ लोग क्या करते हैं, मिसिंग वैल्यू की जगह पे जीरो लिख देते हैं। आपने जीरो मिसिंग वैल्यू में कभी भी नहीं लिखना, क्योंकि जीरो जीरो एक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखें, अगर यहाँ पे मिसिंग वैल्यू हो जीरो, हम जीरो लगा दें, तो इट्स मीन के पेटल विड्थ, यहाँ पे इसका पेटल विड्थ का साइज जीरो है। और जब हम एनालिसिस करेंगे तो हमारा एनालिसिस गलत होगा। जब भी आपने यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज फिल करनी है, वो आपने उस अपने डाटे में उस पैरामीटर से रिलेटेड जितने भी रेप्लिकेट हैं, 3 हैं 4 हैं, उनकी एवरेज निकाल के आपने वो वहाँ पे राइट अप करने हैं। ओके, डॉक्टर नाइला प्लीज स्क्रीन शेयर कीजिएगा। आप एसटीआर करें दोबारा इसका, बल्कि ये आपने कोड राइट किया, एक मिनट है रहेगा। ये कोड आप रन करें, ये कह रहा है जी ऑब्जेक्ट मेजरमेंट नॉट फाउंड। आपके पास भी सेम इशू आ रहा है। आप आए समरी लॉन्ग फॉर्म पे क्लिक करें, पाइकस लॉन्ग फॉर्म पे मेजरमेंट और मेजरमेंट्स, स्पेलिंग देखें ठीक है। स्पेलिंग भी ठीक है। आप इस कोड को दोबारा रन करें, लाइन नंबर 130 को। इसी ऊपर जो कोड है उनको रन करें। ये टाइडी वर्स को पहले रन करें। ये कह रहा है कि आप स्क्रीन नंबर 2 को क्लियर करें बुरश बटन के साथ। 2 को, वो 3 है, स्क्रीन नंबर 2 ये वाली। अब आप स्क्रॉल अप करें यहाँ से, पाइकस लॉन्ग, यहाँ से इसको रन करें, लाइन नंबर 110। ये आपको कह रहा है, वेट इसको नो कर दें। ये कह रहा है जी पैकेज इज इन यूज, ठीक है। लाइब्रेरी करें इसको, ठीक है नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे ये इशू दे रहा है कि दिस इज मेजरमेंट। अब ये आपका जो डाटा यूज कर रहा है वो फाइकस वाला कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो वेरिएबल्स लिखे हैं मैंने वो लॉन्ग फॉर्म के लिखे हुए हैं। आप दोबारा एसटीआर करें अपने डाटे का, फाइकस का, फाइकस वाली फाइल का एसटीआर करें। कॉपी करें एसटीआर को।
चैट जीपीटी पे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप राइट लाइन जो है वो राइट करें कि आई वांट टू क्रिएट बार ग्राफ फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स विद स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सेंड करें मैसेज। कॉपी करें इसको। ओके, इसको रन करें वन बाय वन। जितना भी कोड आपने, या थोड़ा सा ना स्पेस क्रिएट कर लिया करें जब कोड आप पेस्ट करते हैं ना, तो फिर पता चल जाता है कि यहाँ से हमने नया कोड स्टार्ट किया है। ठीक है, रन करें इसको। ठीक है, ये अब आपको उसने जो है वो, अब देखें, आपने उसको ये बताया ही नहीं कि इसको पहले लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चैट जीपीटी ने खुद ही उसको इंटरप्रेट करके उसको पता चल गया कि पहले मैंने इसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इसके ऊपर जो है वो ग्राफ क्रिएट करना है। तो उसने आपको आपके कहने के बगैर ही आपके डाटे को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके ऊपर आपको प्लॉट क्रिएट करके दे दे। ओके। तो आज एक और चीज़ है कि अब आपके पास जो फाइकस वाला डाटा सेट है, फाइल को अरेंज कैसे किया जाए, डाटे को अरेंज कैसे किया जाए। तकरीबन आपके 99% एनालिसिस जो है ना वो, जिस तरह ये फाइकस वाला डाटा सेट अरेंज है, इस तरह अरेंज करके तकरीबन 98-99% एनालिसिस हो जाते हैं। सिर्फ 1-2% एनालिसिस ऐसे हैं जहाँ पे आपको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया नोवा में या बार ग्राफ में या मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए। बाकी सारे आपके एनालिसिस ये वाइड फॉर्म में ही परफॉर्म होंगे। और जिस तरह ये फाइकस वाली फाइल अरेंज है, सेम इसी तरह आपने फाइल अरेंज करनी है और आपके एनालिसिस डन हो जाएंगे। इसके बाद कल की क्लास में हम देखेंगे डिफरेंट डाटा सेट, डाटाबेस जहाँ पे डाटा सेट अवेलेबल हैं। मसलन आपने जो है वो डेंडोग्राम बनाना है या आपने टू वे अनोवा परफॉर्म करना है। आप चाहते हैं कि टू वे अनोवा के लिए मैं अपना डाटा किस तरह अरेंज करूं। तो क्या कोई ऐसा सैंपल डाटा पड़ा हुआ है जिसको हम देख के अरेंज कर लें। तो आर के अंदर बहुत ज़्यादा डाटा सेट पड़ा हुआ है। अगर आप लोग जस्ट यहाँ पे स्क्रिप्ट में यहाँ पे टाइप करें डाटा, और आपके पास ऑप्शन आएगा, पहले पे क्लिक करें और इसको इसी तरह रन कर दें। ये देखें, ये पूरी लिस्ट आपके पास शो होगी है, ये आर में जो डाटा पड़ा हुआ है। ये तकरीबन तमाम फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड डाटा है और तकरीबन तमाम तरह के एनालिसिस के ऊपर ये फिट आता है। अब हमने देखना है कि टू वे अनोवा के लिए कौन सा डाटा यूज़ होगा, थ्री वे अनोवा के लिए कौन सा यूज़ होगा, टी टेस्ट के लिए किस तरह का डाटा यूज़ होगा, कोरिलेशन के लिए किस तरह का डाटा यूज़ होगा। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम कल की क्लास में सीखेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।